अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 18 नवंबर 2025 है। विफाकी आईनी अदालत के जजेस को जब ये समझ नहीं आ रही कि वो बैठे कहाँ पे, तो मुकदमात की समात में भी कुछ दिक्कत पेश आ रही है। विफाकी आईनी अदालत में क्या हो रहा है, इसकी अपडेट के साथ हम ये बात करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि कुछ दिन पहले रिज़ाइन दे चुके, अब क्या वो वाकई ही अपनी कोई सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे? क्या वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से कोई जो है वो मूवमेंट लीड करेंगे, या फिर उनके इरादे कुछ और हैं और वफाकी हुकूमत के उनको लेकर इरादे क्या हैं, क्या इकदामात लिए गए हैं? इससे मुतालिक तफसीलात आपके गोश गुजार करूंगी। और हम ये भी बात करेंगे कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर कुछ आज़ाद जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और कुछ आज़ाद अरकान हैं, उनकी एक इल्हाक है और वो उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर लीड करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के बाहर एहतजाज किया है और जो एहतजाज किया उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो बातें की गई, वो काफ़ी सख्त थी। और क्या मुस्तकबिल में इसका कोई असर होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर आकर जो एहतजाज करके बातें की गई, उसका असर अब कोई ये सफ़ेद इमारत ले भी सकती है जो मेरे अकब में आपको नजर आ रही है, या फिर ये सब कुछ भी एक मामूल की जो है वो एक्सरसाइज बन जाएगी? तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं विफाकी आईनी अदालत से। विफाकी आईनी अदालत के अंदर हर दिन एक नई अपॉइंटमेंट हमें होती नजर आ रही है। पहले रजिस्ट्रार जो है वो उनके मुकर्रर हुए, अब जो है वो आज ये खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक ऐसे अफसर जिन्होंने इस साल यानी जनवरी 2025 में एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो है वो उसकी बुनियाद कायम की थी कि जिसके बाद जजेस के आपसी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। आपको याद होगा वो कस्टम एक्ट्स का केस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने नोटिस लेकर ये सवालात पूछ लिए थे कि क्या 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रही है। और उसके बाद जो आईनी बेंच है उसके जजेस ने बैठ करके अपने खिलाफ होने वाले तौहीन अदालत के ऑर्डर में जो है वो खुद ही अपने आप को विंडिकेट करता ऑर्डर पास किया था। और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 2 माह कबल जब जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोक दिया था, तो उसका तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा था कि एक अदालत का जज अपनी ही अदालत के जज के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता। इस तमाम तर कंट्रोवर्सी की बुनियाद एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल रजिस्ट्रार थे, जिनका नाम जो है वो नज़र अब्बास था। नज़र अब्बास साहब रिटायर हुए, उनको पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस वक्त मुअत्तल किया। मुअत्तली के बाद उनको जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से जब मुआफ़ी मिल गई तो उनको दोबारा बहाल किया गया। फिर वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उनको डीजी लगाया गया सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल विंग का। और अब यानी वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुडिशल ब्यूरोक्रेट, उनको विफाकी आईनी अदालत के सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल विंग के डीजी से अब विफाकी आईनी अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल लगा दिया गया है। नज़र अब्बास साहब की एक्सपर्टी है, उनकी खासियत ये है कि वो हर किस्म के जजेस को पसंद है। वो बैक वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह को भी पसंद थे, जस्टिस याया खान आफरीदी को भी पसंद थे, जस्टिस काजी फैजीसा को भी पसंद थे, और फिर अब वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फेवरेट भी हैं। और इसी वजह से वो चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत के पास जो है वो उनकी आईनी अदालत में चले गए। अब मसला कुछ आईनी अदालत का ये है कि क्राइसिस बना हुआ है, क्योंकि समझ ये नहीं आ रही कि आईनी अदालत लगाई कहाँ जाए, ऑपरेट कैसे की जाए। आईनी अदालत जो है वो बैठ हाई कोर्ट में रही है, जजेस के चैम्बर सुप्रीम कोर्ट में है। जो लोग इस्लामाबाद की शारा दस्तूर से वाकिफ़ हैं वो ये बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में कम से कम किलोमीटर से ज़्यादा का जो है वो फ़र्क है। तो ये जो किलोमीटर से ज़्यादा का जो फासला है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में, इसको अबूर करके रोज़ाना जजेस चैम्बर्स में यहाँ सुप्रीम कोर्ट की इमारत में आकर बैठते हैं, जो आपको मेरे अकब में नज़र आ रही है। और इस इमारत में अब सिर्फ ये खोखली सफ़ेद दीवारें ही रह गई हैं, अंदर कोई इख्तियार मौजूद है नहीं। तो जहाँ ज़ाहिरी बात है कि ये तय नहीं हो पा रहा कि विफाकी आईनी अदालत ने लगना कहाँ है, बैठना कहाँ है, वहीं पर अभी ये भी तय होना है कि विफाकी आईनी अदालत के सामने मुकदमात कौन से आएंगे। विफाकी आईनी अदालत का इख्तियार 27वीं आईनी तरमीम के बाद रख क्या दिया गया है जी। रिट पिटिशंस हैं, वहाँ पर को वारंटोज लग रही हैं, वहाँ पर इस किस्म के मुकदमात लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वाले मुकदमात ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुके हैं और उन्हीं मुकदमात ने वहाँ लगना है। आज हमारे चंद साथी ये भी सवाल कर रहे थे कि भाई अब 26वीं आईनी तरमीम लगाकर सुनेगा आईनी बेंच, तो वो खुद में ही मज़ाक़ा खेज़ बात लगती है कि जिन तरमीम के नतीजे में आईनी बेंच बना है, उन्हीं तरमीम को बैठकर आईनी बेंच कह रही हूँ, विफाकी आईनी अदालत बनी है, अब वो विफाकी आईनी अदालत उन्हीं चीज़ों पर बैठकर समात करेगी। तो जब वो करेगी, मुकदमात कैसे मुकर्रर होंगे, ये एक अगैन क्राइसिस है। वकला पेश होंगे या नहीं होंगे? क्या 26वीं तरमीम की तरह अगर कोई मुकदमा है, वो मुकदमा जाता है विफाकी आईनी अदालत में FCC में, तो FCC के चीफ जस्टिस और जो 6 जजेस हैं यानी 7 रुकनी बेंच है, वो फुल कोर्ट ही तस्वर होगा। ज़ाहिरी बात है जब वो बैठकर अगर ये मुकदमात सुनता है तो क्या वकला उनके सामने पेश होंगे? क्या वकला उनकी लेजिटिमेसी एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि हमने देखा 2 रोज़ कबल हमारी सीनियर है बेनज़ीर शाह,
उनकी एक डॉक्टरेट वीडियो जब चलाई गई और उन्होंने अता तारड़ को जो है वो मेंशन करके कहा कि ये वीडियो जो है वो AI जनरेटेड है, और उस पर उन्होंने कहा कि जो जिन्होंने ये की है AI जनरेटेड, और वो उस अकाउंट को अता तारड़ खुद भी फॉलो करते थे सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो बेनज़ीर शाह ने ऐलान ये किया कि वो पीका के तहत या फिर जो NCCIA है उसके तहत मुकदमा नहीं करेंगी, क्योंकि जिन चीज़ों के खिलाफ हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है उनको बुनियाद बना के या उनको इस्तेमाल करके उनको वैलिडेट करके हम कोई मुकदमा नहीं करेंगे। तो उसके बाद एक बाकायदा ये बात छिड़ी सोशल मीडिया पर भी कि क्या जो है वो जिन चीज़ों का मुकम्मल तौर पर जो है वो उसके बाद ये बात छिड़ी कि क्या जिन कवानीन को, जिन रूल्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते, जिनके ऊपर प्रिंसिपल स्टैंड है वकला का भी कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या उसी अदालत के सामने या उन्हीं कवानीन को बुनियाद बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा? तो जिस 27वीं आईनी तरमीम को वकला नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्या उस 27वीं आईनी तरमीम की बुनियाद पर जो है वो बनने वाली जो वफाकी आईनी अदालत है उसके सामने पेश होंगे या वकला नहीं होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्राइसिस डेफिनेटली मौजूद है, वो जन्म भी ले रहा है, वो हमें नज़र भी आ रहा है, पल रहा है वो क्राइसिस हर गुजरते दिन के साथ। और हमने 26वीं तरमीम के बाद भी देखा था कि ये क्राइसिस किस हद तक गया था। यानी आप ये देखिए कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत का क़याम करके उस अदालत को भेज दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर ने भी अपना कमरा अदालत नहीं दिया, कमरा अदालत नंबर 2 में बैठना गवारा कर लिया। जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब है, चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत, उन्होंने वहाँ से उठकर वो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं ऑर्डर लिखवाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में आकर उन्होंने चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी को पैगाम भेजा। फिर चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी उनके चैम्बर में आए, उनकी मुलाकात हुई। तो इस तरह से मामलात जो है वो चल रहे हैं, और अभी खुद भी जजेस को नहीं मालूम कि भाई वो बैठेंगे यहाँ पे, यहाँ से उठ के अदालत जाएंगे, वहाँ से रोज़ वापस आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग कितनी गैर फ़ाल है, कोई भी बंदा जिसने विजिट किया वो ऑलरेडी जानता है। तो जो जितनी जल्दी का इंतज़ाम किया गया, और फिर आपने 3 अदालतें कायम कर दी ना अलग से, उन 3 अदालतों में मुकदमात क्या लगेंगे, कैसे, कौन से मुकदमात कैसे कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर अब जजेस बैठे हैं 18, क्या उन जजेस का कोई इख्तियार है? आज जस्टिस हाशिम काकर ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान जब शाह खावर उनके सामने पेश हुए तो DIG का पूछा कि भाई ये DIG है, ये कौन है? पुलिस अफसर है। तो बताया गया जी ये DIG है। तो उन्होंने कहा ये हमें डरा रहे हैं। इन्हें बताया अब हमारे पास तो खोने को कुछ बचा नहीं है। तो मालूम जजेस को भी है कि वो यहाँ बैठे किस लिए हैं, इस बिल्डिंग के अंदर क्यों बैठे हैं। यानी आप ये देखिए कि जब जुम्मे के दिन, जुम्मे को जो है वो चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने फुल कोर्ट बुलाई, और उस फुल कोर्ट के अंदर वो 27वीं तरमीम को मेरी इत्तला के मुताबिक वैलिडेट करना चाहते थे। तो उस वक्त उनको अपने जजेस से, यानी मौजूद जो जजेस उनके साथ अदालत में हैं, जिनके नाम शायद आप ऐसे सुने कि आपको वो लगेगा, उनके नाम आप सुने तो आपको लगेगा कि वो प्रो गवर्नमेंट जजेस है, वो कभी ये बात कर ही नहीं सकते। उन्होंने भी चीफ जस्टिस को कहा कि वो 27वीं तरमीम के हक में यहाँ पे कोई करारदाद जो है वो मंजूर नहीं होने देंगे, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होने देंगे, कोई बात नहीं करने देंगे। बड़ा सख्त मौक़िफ़, बड़ा सख्त स्टैंड लिया। और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जिन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, उनको भी जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ख़त पढ़ना पसंद नहीं करते और ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो बहरहाल ये जो है वो सिचुएशन थी 2-3 रोज़ कबल की। और अब सुप्रीम कोर्ट में भी मसाइल का सामना तो बेशक है ही, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी और फिर वफाकी आईनी अदालत के जजेस को भी, जहाँ जुरिस्डिक्शन का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गया। अब जो है वो सिचुएशन ये है कि जहाँ वफाकी आईनी अदालत की क्राइसिस है, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से एक एहतजाज जो है वो पार्लियामेंट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। वहाँ पर सख्त नारे भी लगे, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हुई, और साथ एक ऐलान भी हुआ कि अब जो जुम्मा आएगा यानी 21 नवंबर को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। जुम्मे की नमाज के बाद मसाजिद के बाहर एहतजाज किया जाएगा। बाकायदा 27वीं आईनी तरमीम और मुल्क को कैप्चर कर लेने के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। बाहर तकारीर हुई प्रॉपरली। जो महमूद खान अचकज़ई हैं, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर, और फिर सेनेट के अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, दोनों आपको पता है बिल्कुल हार्ड लाइनर्स हैं। वो नहीं इस बात को एक्सेप्ट करते कभी भी कि उनको थोड़ा मसलहत पसंदी से बात करनी चाहिए। उन्होंने मौजूदा निज़ाम को खूब ललकारा, कहा कि पूरे मुल्क को कैद खाना बना दिया गया है, पूरे मुल्क को यरगमाल बना दिया गया है। दीगर भी रहनुमा जो थे उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इस फोरम को लीड करते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, सलमान अकरम राजा मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी। काली पट्टियाँ बांधने का भी जो है वो कहा गया था। फैसल जावेद खान जो कि सेनेटर है PTI के, उन्होंने सर पर काली पट्टी बांध रखी थी। मगर बहरहाल ये जो टोकन एहतजाज यहाँ पर किया गया, ये एहतजाज काफ़ी, अगर इस तरह के एहतजाज किए जाएँ तो शायद थोड़ा सा जो है वो अपना अपोजिशन अपने ज़िंदा होने का सबूत दे सकती है। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं, उसके बाद जिस किस्म का कैप्चर चल रहा है, जिस हद तक कैप्चर कर लिया गया है वकला की जानिब से भी
हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मुज़ाहमत अब तक नज़र नहीं आई। वकला का जो आपको पता है एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कि ऑलरेडी आज़म नज़ीर तारड़ के पास है, और आज जो बार के इलेक्शंस के रिज़ल्ट 3 हफ्ते गुजरने के बाद सामने आए हैं, यानी एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड से भी काफ़ी बाद में आए हैं सामने, उनके रिजल्ट्स के अंदर भी मेजॉरिटी तो वाज़े तौर पर आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप की नहीं है, कुछ बैलेंस से रिजल्ट्स हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वकला की बॉडीज़ खामोश है, क्योंकि हर कोई शायद ये समझता है कि कोई लीड कर नहीं रहा, और इमरान खान से मुलाकात जेलों में अपोजिशन की हो नहीं रही, तो एक अलग किस्म का जो वो जो एक खामोशी दरकार थी वो हासिल कर ली गई। इसके साथ सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि गुफ्तगू का जो रुख है वो किसी और ही तरफ चल पड़ा है, एक अफसोसनाक किस्म का ट्रेंड बन गया, और वो ये कि बाकायदा हर बंदे को खुद कटहरे में खड़े करके लोग जो है वो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन का निशाना बनाते हैं, और पब्लिक खुद कानून को अपने हाथ में लेती है, जिसके बाद बाकायदा ये गुफ्तगू होने लगती है कि भाई ये हो सकता था, फलां शख्स ने ये किया, ये काबिल कबूल नहीं था, ये काबिल कबूल था। एक अफसोसनाक ट्रेंड है, हम पिछले 2 साल में देख रहे हैं, जो कहा जाता है टीवी चैनल्स पर वो चलता है। टीवी चैनल्स के ऊपर अपने शहरियों पर बराह रास्त गोलियां लगने का मामला नहीं चलता, टीवी चैनल्स पर एहतजाज नहीं चलता, टीवी चैनल्स पर दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं चलते, टीवी चैनल्स पर जजेस के रिमार्क्स नहीं चलते, टीवी चैनल्स को बाकायदा डायरेक्शंस दी जाती हैं कि इस अदालत को मेंशन करना है, विफाकी आईनी अदालत बनी है तो उसकी खबरें रोज़ाना चलानी है, सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज का कोई इस्तीफ़ा आए तो बिल्कुल नहीं चलाना। तो इस किस्म के घुटन ज़दा माहौल के अंदर भी अगर कोई बातचीत कर रहा है तो उसको थोड़ी सी स्पेस देना सीखिए, और मामलात को ज़रा खुशअस्लूबी से चलाना सीखिए। ये वक्त हर एक पे कड़ा है, हर एक पे मुश्किल है, हर कोई अपनी कैपेसिटी में जिस हद तक बोल सकता है बोल रहा है। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, जहां आज जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यहाँ पर एहतजाज किया, आखिर में हम गुफ्तगू करेंगे इस बात के ऊपर कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दिया। दोनों जज साहिबान के इस्तीफ़े के बाद ये गुफ्तगू ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई कि अब होगा क्या, आगे चलकर क्या होना है, क्या ये दोनों जज साहिबान जो है वो किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बनेंगे। लाहौर से हमारे एक कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के कुछ हल्के समझते हैं कि बड़े क्लोज़ हैं, उन्होंने जो है वो ये खबर दी कि उन्होंने खबर दी कि उन्होंने ये खबर दी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कुछ दिन में कराची बार से खिताब करेंगे, और कराची बार में जाकर जो वो खिताब करेंगे वहाँ से वो कोई आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक है उसको लीड करेंगे। लेकिन जब हमने अपने ज़रियों से ये बात मालूम की तो ये सरासर दरोगोई है, ऐसी कोई ख़बर है नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो फ़िलहाल या तो लम्ज़ में इससे पहले पढ़ाया करते थे अपनी वकालत के ज़माने में, उसको कंटिन्यू करने पर गौर कर सकते हैं, या फिर उनको बैरून मुल्क सालसी की जो है वो ऑफ़र है वो जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत के इरादे कुछ और हैं। हमारे कुछ जरिए ये दावा कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस अतर मिनल्ला को मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। कुछ अबूरी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है, इट्स नॉट एन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, PNIL, उसके अंदर दोनों जज साहिबान का नाम डाला जा सकता है, और उसके बाद दोनों ही मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। और PNIL का में नाम का आपको पता तब चलता है जब आप सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके एयरपोर्ट पर पहुंच चुकते हैं, और वहाँ पर इमिग्रेशन आपको आकर बताता है कि हजूर आपका नाम तो इस लिस्ट में है, आप नहीं जा सकते। तो जो दोनों जज साहिबान के हवाले से बिल्कुल ये जो है वो वफाकी हुकूमत लिख चुकी है कि इन्हें मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊं कि जो PNIL होती है, जो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट होती है, उसके अंदर नाम तब डलता है जब नंबर 1 कोई शख्स बहुत सख्त किसी मुकदमे में नामजद हो, यानी किसी कत्ल के मुकदमे में हो, किसी करप्शन के मुकदमे में हो, किसी हसास यानी चाइल्ड अब्यूज़ के मुकदमे में हो, या इस किस्म के रेप के किसी मुकदमे में कोई नामजद हो तो उसे, या वो तफ्तीश में दरकार हो, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो तो उसे रोका जा सकता है। दूसरी सूरत में वफाकी हुकूमत एक समरी मूव करती है, उस शख्स को मुल्क से बाहर सफ़र करने से रोका जा सकता है। लेकिन जज साहिबान के केस में ये दोनों सूरतों में दूसरी वाली सूरत माकूल नज़र आती है। ज़ाहिरी बात है कि जज साहिबान के ऊपर कोई मुकदमा है नहीं। कहा यह जा रहा है कि फैज़ हमीद का वो ट्रायल चलेगा तो मामलात और नाम बहुत सारे आएंगे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला का दामन उन जजेस में से लगता नहीं है जो फैज़ हमीद से बराह रास्त मुतासरा या फैज़ हमीद के साथ बराह रास्त राब्ते में थे। वो कुछ और जजेस ज़रूर हैं, वो ये जज साहिबान नहीं हैं। इनको किस बुनियाद पर मुल्क से बाहर सफ़र करने से रोका जाएगा, किस तरीके से इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, ये आगे आने वाला दिन जो है वो मज़ीद वाज़ेह करेगा। हम अपने ज़रियों के साथ राब्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन इस ज़मीन में निकाली जाए। लेकिन हम सबको पता है कि इस घुटन ज़दा माहौल के अंदर इस जो एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जहाँ पे जिसकी लाठी है उसकी भैंस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब उसका सभी कुछ है, यानी कोई किसी भी किस्म की दादरसी का कोई फोरम नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मामलात को ज़ाहिरी बात है कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी वक्त मोड़कर चलाया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में राइट नाउ आपका और हमारा जो बेसिक काम है उसमें नंबर 1 जिम्मेदारी है
किसी भी शख्स के ऊपर कोई भी बात करने से पहले ये देख लीजिए कि क्या वो शख्स जो है वो अपने कैपेसिटी में जितनी बात कर रहा है वो उसके लिए पॉसिबल है। अगर है और वो अपना सब कुछ कुर्बान करने की अपने उसूल इस हद तक ऊंचे रखता है तो ठीक है, और अगर नहीं रखता तो उस शख्स की ज़ात में से वो एक ज़रा सी जो अच्छाई की रमक है वो भी जो है वो तनकीद करके ख़त्म ना कीजिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम सबको सीखने की ज़रूरत है। मैं अगैन कहूँगी कि ये वक्त मुश्किल है, लेकिन मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, सूरज गरूब होता है तो नया भी ज़रूर निकलता है। तो बहरहाल ये जो है वो हालात इस वक्त हैं, सख्त हैं। हम सब को इन मुश्किल हालात में जो है वो एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि ये मुल्क है तो हम हैं, और हमें इस मुल्क के लिए सच के साथ खड़ा होना, और सच का रास्ता आसान नहीं है, कठिन है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद ख़बरों के साथ आज ही आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह निगहबान।